इलेक्ट्रिकल मॉन्क चैनल में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं पवन पाल, जिनका सिलेक्शन डीएफसीएल में हुआ है, जिनकी रैंक डीएफसीएल में चौथी आई है अब की बार। तो पवन जी, आपका हार्दिक स्वागत है इलेक्ट्रिकल मॉन्क चैनल में। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपकी डीएफसीएल में आपकी चौथी रैंक आई है। थैंक यू सर और नमस्कार सर। बहुत दिन बाद सर आपसे मुलाकात हुई सर। काफी समय बाद। ओके ओके पवन, ओके ओके ओके। पहले तो पवन, सबसे पहले आपके जानना चाहेंगे कि आपकी जो आपके आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। तो अपने बारे में थोड़ा हमारे जो दर्शक है उनको बताने का कष्ट करें। सर मैं मध्य प्रदेश से सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मेरी सारी स्कूलिंग तो सिंगरौली में एक्सीलेंस से स्कूल से हुई थी। फिर इसके बाद सर डिप्लोमा मेरा हुआ था जबलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज, कला निकेतन था वहाँ पे। हम्म तो वहाँ पे हुआ। उसके बाद सर मेरा वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हुआ था फाइनल ईयर में, हम्म शुभ्रोस लिमिटेड में। ओके ओके तो मैं वहाँ पे सर R&D सेंटर में मुझे मिला था। तो एक साल में वहाँ पे इलेक्ट्रिकल लैब टेस्टिंग डिपार्टमेंट में एक साल वहाँ पे था। ओके ओके। तो आपने डिप्लोमा कब किया था, किस ईयर में किया था? मेरा सर 2017 पास आउट है डिप्लोमा। ओके, 2017 पास आउट है। उसके बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ सुक्रोज सुक्रोज है ना? तो यस सर। ये लोकेशन क्या थी आपकी? ये नोएडा सर था, दिल्ली नोएडा। नोएडा में। ओके, नोएडा था। हाँ। तो अभी अभी आप करंट कहाँ पोस्टेड है अभी? अभी मैं सर फिर इसके बाद सर अभी 2023 में मेरा HURL में हुआ था, ओके ओके जो कि गोरखपुर में है। तब मैं यहाँ पे हूँ। ओके ओके। दैट मीन्स कि आपने तैयारी आपकी लगातार आपने कंटिन्यूअस रखी, और आपका सुक्रोज के बाद आप ने वहाँ सुक्रोज में आपने छोड़ा था या फिर लगातार तैयारी कर रहे थे जब आपका एचयूआर में हुआ? सर तो वहाँ पे सन 2017 में सर ज्वाइन किया था। तो 2017 से 18 तक मैं वहाँ पे एक साल रहा। इसके बाद मैं सर वहाँ से इलाहाबाद आ गया था तैयारी करने। ओके 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 ओके। तो तो 18 से 19 सर वहाँ पे इलाहाबाद में तैयारी किया। इसके बाद लॉकडाउन लग गया था सर। हाँ हाँ। तो वैकेंसी आना बंद हो गई थी। हम्म। फिर सर जब लॉकडाउन खुला वैकेंसी आने लगी तो सन 2021 में मेरे पेपर निकलना शुरू हुए सर। हम्म 2021 में मेरा बार और IOCL लिखना था, ओके ओके लेकिन फाइनल नहीं हुआ था उसमें। ओके ओके। तो रिटर्न आपका निकला था, लेकिन अभी मतलब फाइनल सिलेक्शन आपका एचयूआरएल में हुआ, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, हाँ। एज ए जेई फिर एज ए सर जेई। ये हाँ एज ए जे। फिर सर 2022 में मेरा फिर दिया था। तो इसका HURL और HPCL दो लिखने थे एग्जाम। ओके ओके तो HURL में मैं हूँ फिलहाल, HPCL में नहीं हुआ था उसमें फिर से ओके ओके। फाइनल। तो हाँ, उसमें आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि एचपीसीएल में जहाँ तक ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होता है इसको बोलते हैं। और तो आपका हाँ एचपीसीएल सर। में नहीं निकल पाया था, एचयूआरएल में आपका निकल गया था। तो अभी आप एचयूआरएल में जॉब कर रहे हैं एज ए जेई इन गोरखपुर यूनिट, है ना, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। यस तो उसके बाद भी आप लगातार तैयारी करते रहे हैं, और अभी आपका सिलेक्शन यस सर। और आपकी जो रैंक आई है, एयर चौथी रैंक आई है जहाँ तक, तो वो आपकी डीएफसीएल में आई है। मतलब लगातार आप तैयारी करते रहे जॉब के साथ साथ, है ना? सर मैं कंटिन्यूटी सर छोड़ा नहीं अपना। कंटिन्यूटी वैसे ही जैसे पहले था इलाहाबाद में फ्लो था तो पढ़ाई का वैसे ही करता रहा। ओके ओके इसकी मुझे कितनी दिक्कत नहीं हुई, पेपर दिया तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। तो ये तो होता है, लेकिन लगातार हम तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि जॉब के साथ यहाँ तो लोग मतलब अ, जिनके पास मान लीजिए जॉब नहीं है, वो रूम पे बैठ के तैयारी करते हैं, मान लीजिए एक, या घर से तैयारी करते हैं, जब भी करते तैयारी करते हैं, तो उनके अंदर भी मोटिवेशन की कमी आ जाती है। लेकिन आप तो 8 घंटे या 10 घंटे जॉब करने के बावजूद भी आप लगातार पढ़ रहे थे, और आपने एग्जाम भी क्रैक किए हैं इतनी अच्छी रैंक के साथ, वो भी डीएफसीएल में। तो ये जो मोटिवेशन था, ये कैसे आया आपके पास, इसको बताइए। इसका सर मोटिवेशन का श्रेय सर ये है कि मैं जब इलाहाबाद में आया तो मुझे जो दोस्त मिले सर बहुत अच्छे मिले दोस्त। मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे उनकी पोस्टिंग हुई। हम्म तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि सर अच्छी जगह पहुंचना चाहिए। मैं मेहनत के अकॉर्डिंग सर उतना मतलब अच्छी जगह पे पहुंच नहीं पाया था। इसलिए मैं हम्म मेहनत अपना जारी रखा। ओके 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 तो मेन सर मोटिवेशन तो दोस्त हैं, बाकी से घर घर ये तो रहता है, लेकिन मेन तो दोस्त ही हैं सर। ओके। तो इन्वायरमेंट कुल मिला के अच्छा रहा, और ये रहा कि मोटिवेशन आपको लगातार आपको इम्प्रूवमेंट करनी थी, इस कारण से आपके लगातार आप जो है तैयारी कर सके।
तो अभी हम बात करते हैं डीएफसीआईएल में कि आपका डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड में आपकी चौथी रैंक आई है। एग्जीक्यूटिव 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 पद पे आई है या जूनियर एग्जीक्यूटिव, किस यस पे सर, था? एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव पे आई है, ओके। नहीं सर। हम्म। हाँ। हाँ, मतलब एग्जाम क्या था, डीएफसीआईएल एग्जीक्यूटिव वाला था कि डीएफसीआईएल जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला था, क्या था ये? नहीं सर, वो दो लिखना था, एक टेक प्लस डिप्लोमा था, वो एग्जीक्यूटिव पे था जो मेरा हुआ है। ओके 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 और ओके जो जूनियर बता रहे हैं वो आईटी लेवल पे वो लिखना था, वो दूसरा था। ओके ओके। तो अभी डीएफसीएल एग्जीक्यूटिव में आपका निकला है, एयर चौथी आपकी डीएफसीएल एग्जीक्यूटिव है ये। यस सर। ओके ओके। तो इसमें सीबीटी 1 भी होता है, सीबीटी 2 भी होता है, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये हमें बताइए पवन। सीबीटी 1 में। इसमें सर इसमें डीएससीआईएल में सर पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 हुआ है जो रेलवे के पूरे पैटर्न पे हो रहा है। ओके ओके। तो सीबीटी 1 में सर, सीबीटी 1 सर 100 नंबर का रहता है, नॉन टेक्निकल पूरा रहता है। हम्म। जिसमें से सर 30 मैथ रहता है, 30 रीजनिंग रहता है, 30 जीके रहता है और 10 नंबर डीएससीआईएल के बारे में रहता है। ओके टोटल ओके 100 क्वेश्चन के सीबीटी 1 रहता है। ओके। तो 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में हो गए, 30 क्वेश्चन आपके मैथ में हो गए, 30 क्वेश्चन आपका जीके में हो गए और 10 क्वेश्चन आपका डीएफसीएल के बारे में हो गए सीबीटी 1 में। तो जो जो लोग सीबीटी 1 में पास होंगे, कुल मिला के 100 नंबर का हो जाएगा। और 100 नंबर में यस। जो जो सीबीटी 1 में पास आउट होगा वो सीबीटी 2 देगा। ऐसा था, प्री और यस मेंस सर। टाइप का। ओके ओके। तो यस सर। तो सीबीटी 1 में आपका कितना स्कोर आया 100 में से, 100 में से? मेरा सर 74.5 रहा था मेरा, आउट ऑफ 74.5। 100। ओके, आउट ऑफ 100 आपके काफी अच्छा स्कोर रहा है, 74.5 आउट ऑफ 100। और इसके बाद आपने सीबीटी 2 दिया है। सीबीटी 2 में क्या यस। पैटर्न रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूवर्स को, पवन। तो सर सीबीटी 2 में फोकस रहता है टेक्निकल पे, तो जिसमें से 120 क्वेश्चन का पूरा रहता है पेपर, जिसमें से 96 रहता है टेक्निकल का। और इसमें से बच्चा आपका 24 नंबर रहता है सर नॉन टेक्निकल। तो हम्म। 12 12 जीके रहता है, 12 रीजनिंग रहता है। ओके, तो 96 आपका नॉन टेक पोर्शन हो गया, 12 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का हो गया और 12 क्वेश्चन आपका जीके का हो गया। सही है, एग्जैक्ट। यस सर। ओके। तो दैट मीन्स, एग्जैक्टली यस। ओके, तो पहला जो सीबीटी 1 है वो पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन है। और जस्ट जस्ट लाइक रेलवे, जैसे आरआरबी जेई आपका होता है उसी प्रकार का पैटर्न है इसका, जैसे लगभग। तो हाँ सर, सेम ही पैटर्न है। कहने का मतलब है, नॉन टेक के टेक्निकल के साथ साथ आपका नॉन टेक भी मजबूत होगा, तभी आपका एग्जाम ये निकल पाएगा, है ना? और अ, 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 मतलब टेक्निकल के साथ साथ आपका नॉन टेक मजबूत होगा इस एग्जाम के लिए, तभी ये आपका एग्जाम निकल सकता है ना पवन? यस सर, इसके लिए तो सर नॉन टेक ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल तो इसका लगभग सही रहता है। नॉन टेक सर फ्री में थोड़ा सा टेक्निकल बंदों का वीक रहता है तो दिक्कत हो जाती है। ओके ओके। तो सीबीटी 2 में आपका कितना स्कोर रहा है 120 में से, आउट ऑफ 120 में से? उसमें सर मेरा है 102.5 रहा। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके ओके। तो 102.5 इसमें भी आपका काफी अच्छा स्कोर रहा है। तो सीबीटी 1 में आपका स्कोर रहा है 100 में से 74.5, और सीबीटी 2 में आपका स्कोर जो रहा है 120 में से 102.5। तो ओवरऑल आपकी रैंक जो है यस। एयर 4 बन गई है ना? चौथी रैंक आपकी बनी है, ऑल यस। इंडिया रैंक। ओके। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि जो मैथ आपने बताया, मैथ का पोर्शन उसके लिए आपने क्या किया था स्पेशल, नॉन टेक के लिए खासकर, जिसमें मैथ मैथ या जनरल एप्टीट्यूड बोला जाए, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी? मैथ के लिए सर मेरे पास एक तो सबसे पहले सर कोचिंग में था, तो कोचिंग में कुछ पढ़ा दिए थे। हम्म। और उस समय सर जब मैं आया था तैयारी करने, तो उस समय एक साजिल सर करके एक थे जो कि रेलवे में पढ़ाते थे खूब। मैं उनका एक हम्म। बार पढ़ा था, तो एक बार नोट्स बना लिया था उनका। हम्म। तो कुल मिला के ये है कि आपको नोट्स बना लेने हैं नॉन टेक से रिलेटेड, मतलब मैथ मैथ का आपको नोट्स बना लेना है।
जो कहीं से भी आप पढ़ें, आपने आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड आपको सबसे पहले नोट्स आपको बना लेने हैं, ये आप कहना चाहते हैं? जी सर, ये मेन होता है कॉन्सेप्ट सर मैथ में। हम्म। मैथ आप कहीं से भी पढ़े, मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरे पास एक क्विकर करके मैथ मैं उससे भी पढ़ा था। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट अपने को मजबूत करना है, चाहे आप किसी भी टीचर को आप फॉलो कर लें, यूट्यूब से फॉलो कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन कोचिंग आप ले लें, लेकिन सबसे पहले आपने मैथ के कॉन्सेप्ट आप मजबूत कर लें और उसका प्रैक्टिस करें। तो और आपने प्रैक्टिस का क्या माध्यम यूज किया था? टेस्ट सीरीज जैसे लगाते थे या फिर रेगुलर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे? किस प्रकार से प्रैक्टिस करते थे, प्रीवियस ईयर या फिर टेस्ट सीरीज? क्या माध्यम रहा है आपका प्रैक्टिस करने का? मेरे पास सर, मैं तो बस एक ही बार पढ़ा था कोचिंग का नोट्स सर, मेरे पास मैथ का था, कोचिंग का नोट्स था। नहीं। तो कि मुझे टेक्निकल पेपर देने रहते थे, तो ज्यादा तो आता नहीं था मैथ। हम्म। उसमें से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे ही आते थे, तो मैं बस उसी को रिवीजन करके जाता था। और सर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ से ही था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th था, तो हम्म। हल्का मजबूत था, तो दिक्कत नहीं होती लेकिन थी हाँ, जल्दी। वो सही है, लेकिन जैसे होता है ना स्पीड का, जैसे मान लीजिए आपकी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, या फिर मान लीजिए आपके जो है मैथ की, जैसे आपकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। जितना आपका स्पीड अच्छा होगा, उतना ही आपको आपका आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे इनके आप जो एग्जाम्स है। तो प्रैक्टिस के लिए आपने कुछ किया था कि टेक्स्ट बुक जैसा ऐप है, या फिर कुछ कोई बुक्स का इस्तेमाल किया हो, अगर तो वो बता सकें अगर। मैं सर टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल तो सर बस टेक्निकल के लिए करता हूँ। हम्म। बाकी सर नॉन, जहाँ तक बात है सर, तो जीके जीएस रीजनिंग मैथ 3 चीज हाँ रहता है अपने टेक्निकल में। हाँ, सीबीटी वन में कुल मिला तो के यही है। तो आप यही सीबीटी वन का पहले बता दें। आप जैसे मैथ रहा है, रीजनिंग रहा है, जीके रहा है, और आपका डीएफसीएल में रहा है, डीएफसीएल का 10 नंबर का रहा है। तो इन चारों चीज के बारे में बता दीजिए कि क्या सोर्स सोर्स रहा है आपका प्रिपरेशन का सीबीटी वन के लिए। तो सर इसमें सबसे ये रहता है सर कि मेरा क्रेजी जी के ट्रिक सर एक है, एप्लीकेशन है, यूट्यूब पे चैनल है क्रेजी जी के हाँ ट्रिक। हाँ। तो सर जीके जीएस जो है ना, मैं उसका एक नोट्स बना लिया हूँ। ओके ओके ओके। उसका नोट्स बहुत अच्छा है, तो मैं कभी भी पेपर देने जाता हूँ तो मैं कहीं दाएं बाएं से नहीं पढ़ता हूँ, बस मैं उसी को रिवीजन करके जाता हूँ। अब मेरे सर लगभग लगभग सही हो जाते हैं क्वेश्चन। ओके, तो आप ये कहेंगे कि क्रेजी जीके ट्रिक्स का फायदा ये है कि उसके ट्रिक के माध्यम से आपको जो है जीके के कॉन्सेप्ट आसानी से आपको याद हो जाते हैं, और आपने प्रॉपर उसी की नोट्स बना ली है और उसी का रिवीजन करते हैं, है ना? और सर एक बात और सर, कि ये करंट अफेयर की, जहां तक सर करंट अफेयर मजबूत होना चाहिए, हाँ। तो उसके लिए मैं उत्कर्ष क्लासेस का, सर सुबह सुबह आता है, 1 घंटे का रहता है करंट अफेयर। तो तो कर उसको सर मैं 2-3 साल से कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ सर। तो उसमें क्या है, जीके जीएस रिवीजन होता रहता है, करंट अफेयर भी उसी में रहता है नया, ओके तो ओके मुझे ओके। ज्यादा इशू नहीं। तो कुल मिला के ये रहा है कि आपकी करंट के लिए और जीके के लिए आपकी कंसिस्टेंसी रही है, डेली आपने मतलब उसके लिए मेहनत की है। ये प्रॉपर आधे घंटे 1 घंटे आप लगा कर रख लीजिए। जैसे जीके के लिए आपने प्रॉपर जो है नोट्स बनाई है, उसका रिवीजन किया है, और करंट अफेयर्स के लिए आपने जो है उत्कर्ष क्लासेस को फॉलो किया, उत्कर्ष क्लासेस को आपने डेली फॉलो किया है। दैट्स वाई आपका जी सर एक हाँ, तभी आपका जो जीके वाला पार्ट रहा है वो आपका काफी मजबूत रहा है ना? और मैथ वाले पार्ट के लिए आपने जैसे नोट्स बनाए हैं और फिर उसका प्रैक्टिस किया है ना? वो तो चलिए ठीक हो गया। आप किसी भी टीचर फॉलो कर सकते हैं मैथ के लिए जिसको आपको अच्छा लग रहा है, और आप उसके लिए प्रैक्टिस जी करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से अटेम्प्ट करिए। रीजनिंग के लिए क्या कुछ सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, उसको भी बताएं। रीजनिंग के लिए सर, हमारे में एसएससी जेई का जो पेपर होता है, तो उसमें 50 नंबर की रीजनिंग आती होती हाँ हाँ है। हाँ हाँ। तो उसका उसका प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस बुक खरीदा था। तो ओके ओके। उसी प्रैक्टिस बुक में सर, उसका प्रैक्टिस बुक मैं किया था, तो उसकी प्रैक्टिस से सर इतना प्रैक्टिस हो गया कि फिर मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार मैं उसका एक नोट्स भी बना लिया हूँ रीजनिंग का, कि हम्म। हर एक टॉपिक का जो एक छोटा ऐसा एक नोट्स बना दिया हूँ, 1-2 पेज का। हम्म। बस उसी को कॉन्सेप्ट को देख लेता हूँ, बाकी प्रैक्टिस अपना मैथ और रीजनिंग में तो प्रैक्टिस है। ओके, तो बेसिक जो फंडामेंटल रहा है आपका नॉन नॉन टेक के लिए, सीबीटी वन के लिए, तो आपने क्या किया है कि नोट्स बनाया है प्रॉपर सब्जेक्ट का, उसका रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है, टेस्ट और टेस्ट भी दिया है लगातार,
है ना? ये फिर बेसिक फंडा रहा है ना? और जी जी। हाँ, मैथ मैथ और रीजनिंग के लिए, जैसे रीजनिंग आपने बताया कि आपने प्रीवियस ईयर को एसएससी जेई जो जिसमें रीजनिंग आती है 50 नंबर की, उसी का प्रीवियस ईयर जी आपने प्रैक्टिस किया है, जिसके कारण आपकी रीजनिंग काफी अच्छी हो गई थी। और मैथ भी आपने जो पुराने आपके नोट्स बने बनाए थे उसका आपने रिवीजन किया है और प्रैक्टिस किया है। जीके के लिए भी आपने जो है आप लगातार उसके टच में थे, करंट अफेयर्स आपने उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ी है। और जो आपकी जीके मतलब जो जीके स्पेसिफिक रही है वो आपने जो हिस्ट्री और ये सब पॉलिटी आपका रहा है वो आपने क्रेजी जी के ट्रिक का नोट्स बना लिया था, उसी को आप लगातार रिवाइज कर रहे हैं, ये था। जी तो जी। ये सीबीटी वन की बात रही दोस्तों। और डीएफसीएल के जो 10 नंबर था उसके लिए आपने पढ़ा था या फिर उसको छोड़ दिया था ऐसे ही? नहीं सर, उसको पढ़ा था वो सर, यूट्यूब पे ही कुछ वीडियोस डाले गए थे, 8-10 वीडियो थे, तो उसी को देख लिया था सर, ओके फिर ओके, हो तो गया। मतलब डीएफसीएल के 10 नंबर के लिए आप यूट्यूब का कुछ वीडियोस पढ़े हैं तो उसका आप सहारा लेके आराम से डीएफसीएल जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आप दोस्तों वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो ये रही सीबीटी वन की बात। अब हम जानते हैं सीबीटी टू की बात, जिसपे 120 नंबर का टोटल होता है, जिसमें से 96 क्वेश्चन आते हैं आपके टेक्निकल में। 12 क्वेश्चन आप जाते हैं रीजनिंग के और 12 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के। तो 24 क्वेश्चन आ जाते हैं जी आपके नॉन टेक पोर्शन के, जो कि लगभग आपका सीबीटी वन से सीबीटी वन की तैयारी ही इसमें काम आ जाती है। अगर आपका सीबीटी वन में आपने तैयारी कर रखी है रीजनिंग और जीके की, तो वही तैयारी आपकी सीबीटी टू में नॉन टेक्निकल के लिए काम आ जाएगी। करेक्ट है पवन? जी जी सर, मैं जो बताया क्रेजी जी की ट्रिक और उत्कर्ष वाला ना, बस उसी को कोई फॉलो करे तो सर टेक्निकल बंदों को तो सर कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ओके ओके आसानी से निकल सकता है। ओके ओके। तो ये रही नॉन टेक की बात। अब हम बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल की जैसे 96 90 सीबीटी टू हुआ आपका टेक, देखा जाए तो लगभग मेजोरिटी आपका 96 क्वेश्चन है, तो जिसका टेक्निकल अच्छा चला जाता है तो जी लगभग आपका सीबीटी टू में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है टेक्निकल के लिए, क्योंकि आपका नंबर काफी अच्छा है सीबीटी टू में। 100 आउट ऑफ 120 यू हैव स्कोर्ड 102 102 102.5। तो वो जी। यानी कि आपने टेक्निकल में काफी अच्छा स्कोर किया है। तो उसके लिए वो बताएं टेक्निकल में हमको। सर, टेक्निकल में सर स्कोर करने का रीजन ये है कि कोचिंग में सर पढ़ाए थे, लेकिन कोचिंग का उतना ज्यादा नहीं है इफेक्ट। एक एनालाइजर बुक आती है सर डिप्लो पढ़ने के लिए, कौन सी बुक? है हिंदी में, एनालाइजर, यूथ एनालाइजर। कंपटीशन की आती है। एनालाइजर यूथ हाँ कंपटीशन की एनालाइजर दोस्तों, इसको आप नोट कर लें, यूथ कंपटीशन की एनालाइजर बुक। तो तो वो सर थोड़ा सा हिंदी मीडियम में है, तो कुछ हो सकता है दिक्कत किसी को, लेकिन मैं हिंदी प्लस इंग्लिश मेरा दोनों मीडियम है, तो मैं समझ लेता हूँ। ओके तो मैं ओके। उसका एक अपना खुद उसका नोट्स बना लिया था इंग्लिश में कन्वर्ट कर करके। तो हाँ उसने हाँ बहुत ही अच्छा डाटा दिया, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई अगर एक बार एनालाइजर सही से पढ़ लिया हाँ हाँ। तो उसके कॉन्सेप्ट सर पूरे क्लियर हो जाएंगे, फिर बच्चे की बस प्रैक्टिस करने की। ओके ओके। तो लेकिन आपने पहले अपने कॉन्सेप्ट तो मतलब जो टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं, जैसे टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट लगभग क्या यूपीपीसीएल जेई के सारे सब्जेक्ट मैच करते हैं उससे? जी जी सर, तो आप यूपीपीसीएल के जितने सब्जेक्ट हैं, तो एनालाइजर में भी, एनालाइजर यूपीपीसीएल के लिए ही बना है। ओके ओके। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप यूपीपीसीएल की टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप जितना यूपीपीसीएल जेई में है उतना अगर टेक्निकल की तैयारी कर ले रहे हैं तो वो इनफ है। यही अब बोलना चाहते हैं पवन? जी सर, जी इनफ है सर, यूपीपीसीएल तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका कोर्स। हाँ वो सही है। तो इसका मतलब जो है आपको सबसे पहले अपना जो टेक्निकल का सारा सब्जेक्ट है बेसिक, वो आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आप जैसे आपने बताया पवन की एनालाइजर, यूथ पब्लिकेशन की एनालाइजर जो आती है बुक, उसको आप अच्छे ढंग से जी, पढ़ें और आप उसे खुद सर थ्योरी है, और खुद की नोट्स तैयार करें। खुद की नोट्स तैयार करें, प्लस सर जैसे कि वैल्यूम फर्स्ट है, वैल्यूम सेकंड है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, हाँ यूथ की, हाँ। उसको तो पढ़ना ही चाहिए, सब पढ़ना चाहिए। वैल्यूम फर्स्ट वैल्यूम सेकंड बहुत अच्छा है। मतलब फिर वो वो उसमें पढ़े। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बोल रहे हैं क्या, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड? जी सर, जी सर। ओके ओके। मतलब कि आप पहले आपने जो नोट्स है आपको उसको रिवाइज करिए, एनालाइजर को पढ़िए, जी उसका उसका भी नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स करिए उसको। उसके बाद आप जी प्रैक्टिस के लिए यूथ की जो बुक आती है वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू, उसको जरूर पूरी प्रैक्टिस करें सही ढंग से। आपने उसको कितनी बार प्रैक्टिस किया है पवन? क्योंकि मैं सर, मेरी आदत ये है, कोई भी बुक मैं सर बस एक बार पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ने के बाद ना उसमें जो मुझे लगता है कि भूल जाएगा अगली बार, तो मैं उसका अलग से एक नोट्स बना लेता हूँ।
हाँ, फिर ये मैं अच्छी। नोट्स रिवाइज करता ओके, ओके। तो दैट मीन्स कि आपने एक बार लगाया और आप उसको फिर आपने जो भी आपकी कमजोरियां रही उसको आपने नोट्स में उतार लिया, शॉर्ट नोट्स किया, हूँ। जी। उसी को रिवाइज किया आपने। हाँ, इससे यही होता है कि आपको बार बार वही चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जो आपकी कमजोरी है आपने उसी पे फोकस किया है। ये अच्छी बात है, ये अच्छा एक। दोस्तों, आप ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। डीएफसीआई हो गया, ये कोई भी जेई का एग्जाम हो गया, उस पर आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है पवन की जैसे कोर सब्जेक्ट में मुझे लगता है दिक्कत आती है काफी ज्यादा, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई, पावर सिस्टम हो गया, और आप अभी कंट्रोल के भी कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे एसएससी जेई में देख लीजिए कंट्रोल के क्वेश्चन। हम लोग बात कर रहे थे कि जो कोर आपका है इलेक्ट्रिकल मशीन खासकर, और पावर सिस्टम उसको कैसे मजबूत करें पवन, तो उसके बारे में थोड़ा बताने का बताएं हम लोग को, व्यूअर्स को, कि कैसे उसको उस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकल मशीन और खासकर पावर सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए। सर इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम तो सर इसको तो इलेक्ट्रिकल का कोर्स सब्जेक्ट है। तो मेरा तो सर कोचिंग में जो सर पढ़ाए थे बहुत ही अच्छा सर पढ़ाए थे, मुझे कहीं बाहर बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम मेजरमेंट सर बहुत अच्छा बताए थे, और ये कोर्स सब्जेक्ट भी है, मशीन भी है। तो ओ, इसके अगर कोई चाहे सर तो रमन सर है, उनसे हेल्प ले सकता है, बाकी बुक तो है ही, यूट्यूब से अगर देख तो। ओके, ओके, ओके। ओके पवन, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के हमको अपनी स्ट्रेटजी बताई डीएफसीएल क्रैक करने की, और भी ढेर सारी स्ट्रेटजी बताई कि नॉन टेक और टेक्निकल को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो थैंक यू कि आपने हमको टाइम दिया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पवन जो है जॉब के साथ साथ उन्होंने लगातार पढ़ाई की है, कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, और ये मुकाम को हासिल किया है, ऑल इंडिया रैंक, चौथी रैंक हासिल किया है डीएफसीएल में। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो आपको मोटिवेशन के साथ और साथ में कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके आप पढ़ाई करते रहेंगे, तो जरूर आपका एग्जाम जरूर क्रैक करेगा। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं भी आपका इंटरव्यू आप ले लूंगा, और सौभाग्य मेरा रहेगा कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और आपके चैनल में मैं आपको अपने चैनल में बुलाऊंगा। तो थैंक यू पवन, एक बार फिर से। ओके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। ओके।